मार्केट में सेशंस होते हैं। वो सेशंस मतलब स्टॉक मार्केट जब ओपन होती है मुख्तलिफ कंट्रीज से, तो 24 आवर के अंदर हमें टोटल 4 सेशन मिलते हैं। जो पहला पहला सेशन स्टार्ट होता है वो टोक्यो का होता है, या फिर सुबह में सिडनी टोक्यो तकरीबन ये साथ साथ होता है। देन फिर लंदन स्टार्ट होता है, न्यूयॉर्क, इस तरीके से। आप अपने कंट्री के हिसाब से यहाँ पर टाइम सेट करेंगे। ये वेबसाइट है फॉरेक्स मार्केट अवर्स। यहाँ पर अपनी कंट्री के हिसाब से आपका प्लस टाइम होगा, तो आपने +5 या +5:30 जो भी आपका टाइम है, आप वो चेक करेंगे उसके हिसाब से। हर एक अपनी कंट्री के हिसाब से यहाँ पर सेट करेगा। जैसे इंडिया 5+ है, 5:30 भी है कलकत्ता का। ठीक है, हाँ 5:30 है, सॉरी। कलकत्ता का जो है ना वो 5:30 है। अभी इंडिया के टाइम के हिसाब से इंडिया में अभी टाइम हो रहा है 8:34। यहाँ पर वही दिख रहा है, पाकिस्तान में अभी 8 हो रहे हैं, तो बांग्लादेश में अभी 9 हो रहे होंगे। तो इंडिया के टाइम के हिसाब से लंदन कब स्टार्ट होता है? ये होता है 1 बजे। मतलब 12 बजे, जब 12 खत्म हो जाते हैं ना, 12 खत्म हो जाएंगे, तो फिर एक की तरफ जो है ना टाइम बढ़ना शुरू होगा उस वक्त यहाँ पर। और खास करके जब आप ये आप खोलेंगे चार्ट को, इसमें भी आप ऐसे टाइम को समझ सकते हैं। देखिए टाइम को कैसे समझ सकते हैं। अभी यहाँ पर 8 बज चुके हैं। जब 8 बज चुके हैं, टाइम किस तरफ जा रहा है अभी? 9 बजने की तरफ जा रहा है। लेकिन यहाँ पर कर्सर किस कौन से पॉइंट पे है? 8 पे। ठीक है, इसका मतलब है कि 1 बज चुका होगा, यहाँ पर टाइम 1 आएगा। 1 के बाद जब टाइम शुरू हो जाएगा, उस वक्त कौन सी मार्केट स्टार्ट होगी? लंदन स्टार्ट हो जाएगी इंडिया टाइम के हिसाब से। फिर आपने ये 1 घंटा इसको ऑब्जर्व करना है। 1 घंटा ऑब्जर्व करने के बाद आपको ट्रेडिंग कब से स्टार्ट करनी है? जब यहां पर आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे कितने बज जाएंगे? 2 बज जाएंगे यहां पर। जब 2 बजेंगे, 2:01 से आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। यहां से कब तक आप ट्रेडिंग करोगे? 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे और 5 बजे तक। कितने घंटे हो गए? 4 घंटे। फिर जब आपके यहाँ पर टाइम पे 6 बजेगा, उस वक्त 1 घंटा आपने ट्रेडिंग नहीं करनी, क्योंकि उस वक्त न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होगा, जिसमें वॉलेटिलिटी या अनवांटेड मूवमेंट्स या फिर टाइम ऑफ न्यूज इसी टाइम के अंदर आएगा, जब मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी। 1 घंटा आप इग्नोर कीजिए। फिर आपने ट्रेड करना है 7 जब बज जाए, 8 बजे तक। एंड देन फिर आपने 1 घंटा वेट करना है, क्योंकि इस वक्त लंदन का सेशन बंद हो रहा है। फिर उसके बाद आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है 1 बजे तक, 4 घंटे। और फिर ये 2 बजे वाला आपको टाइम आपने नहीं ट्रेड करना। फिर ये वाला जो टाइम है ओवरऑल, कौन सा? 3 बजे से लेके सुबह को 12 बजे तक, ये जो मार्केट होगी मोस्टली रेंजिंग मार्केट होगी, लो वॉल्यूम टाइप ऑफ मार्केट होगी। और इसके अंदर ट्रेंड बहुत कम बनेंगे, माइनर ट्रेंड बनेंगे। वॉल्यूम कम होगी, कैंडलस्टिक की साइज छोटी होगी, विक्स बड़े होंगे। इस वाली मार्केट में ट्रेड नहीं करें। आपके लिए जो बेस्ट टाइम है वो लंदन एंड न्यूयॉर्क के अंदर है। जब आप किसी स्ट्रेटजी की बैक टेस्टिंग करोगे, तो बैक टेस्टिंग कैसे होगी? आप ट्रेडिंग कब करते हो? आप ट्रेडिंग करते हो 2 बजे से लेके 1 बजे तक। तो जब भी किसी स्ट्रेटजी को आप बैक टेस्ट करो, तो कौन से टाइम से कौन से टाइम तक आपने टेस्ट करना है? 2 बजे से लेके 1 बजे तक, क्योंकि यही आपका टाइम होगा ट्रेडिंग का। अगर आपने रात के टाइम, सुबह के टाइम में आपने किया, तो फिर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट। तो अभी
पाकिस्तान में टाइम कब स्टार्ट होगा? पाकिस्तान में 12:30 बजे। और ये बांग्लादेश में जब 9 बज रहे होंगे वहां से। ये बेस्ट टाइम है ट्रेडिंग के लिए। वैसे आप अगर चाहें तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, किसी भी टाइम पे कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट टाइम का पूछते हैं, ये स्ट्रेटजी जिसमें काम करती हैं, वो ये सबसे बेस्ट टाइम है। इसकी पिक्चर भी सेव कर लेता हूँ, आप लोगों को दे दूंगा। एंड देन न्यूज की बारी आती है कि न्यूज को रीड करके अवॉइड कैसे करना है अपनी बाइनरी की ट्रेडिंग से। सबसे बेस्ट वेबसाइट है investing.com। आप investing.com के अंदर जाएं और यहाँ पर इकोनॉमिक कैलेंडर के नाम से ये पॉइंट को क्लिक कीजिए और आपका इकोनॉमिक कैलेंडर ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होता है तो सबसे पहले आपने टाइम फिर भी यहाँ सेट करना है। अगर ये टाइम सेट नहीं करेंगे तो पता नहीं कौन सी कंट्री का ये -4 का टाइम है, आप समझेंगे कि आपके हिसाब से टाइम है। नहीं, आपको यहाँ पर टाइम सेट करना है। यहाँ पर आपको +5:30 का जो टाइम है आपने सेट करना है। अब उसके हिसाब से ये जितनी भी न्यूज आएंगी वो टाइम अब आपकी कंट्री के टाइम के हिसाब से सेट हो गया। आपकी कंट्री जो भी है, GMT+5 है या GMT+6 है या GMT जो भी है, उसके हिसाब से आपने टाइम सेट करना है। जब न्यूज को रीच करते हैं तो न्यूज को रीच करने के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है जो आपके लिए बेस्ट है, मैं आपको कुछ स्लाइड्स दिखा रहा हूँ। देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस की बात करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस मतलब कि न्यूज की एनालिसिस जो होती है। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस एंड देन टाइप्स ऑफ न्यूज इन फॉरेक्स। मतलब कि आपको फॉरेक्स का डेटा ट्रेड करते हो तो इसलिए टाइप्स ऑफ न्यूज इन फॉरेक्स, क्योंकि फॉरेक्स की न्यूज आती है, बाइनरी की कोई न्यूज नहीं होती। बाइनरी तो डेटा डेटा कॉपी करता है फॉरेक्स से, उस पे एप्लीकेशन चलती है। देन इंपॉर्टेंट न्यूज इवेंट्स इन फॉरेक्स, हाउ टू रीड एंड इंटरप्रेट न्यूज, न्यूज ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, ये फॉरेक्स के लिए हैं। फंडामेंटल की बात करते हैं तो fundamental analysis in forex focuses on evaluating countries' economic health। जो भी फंडामेंटल न्यूज आती है वो किसी कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ के ऊपर होती है। इकोनॉमिक हेल्थ कैसे? मतलब उसकी करेंसी और उसकी वैल्यू, उस करेंसी की मॉनेटरी पॉलिसी, उस करेंसी का इंटरेस्ट रेट, उस करेंसी की कंट्री के अंदर कितनी एम्प्लॉयमेंट है, कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट रेशो गिर रहा है, एम्प्लॉयमेंट रेशो बढ़ रहा है, उनकी जीडीपी ग्रोथ कैसे हो रही है, ये सारे जितने भी फैक्टर्स हैं, ये न्यूज उन फैक्टर्स के ऊपर होती है। तो मेजर करेंसीज की बात की जाए जैसे कि यूरो, USD, GBP, AUD, JPY, ये जो करेंसीज हैं, CHF है, ये करेंसीज मेजर हैं। इन करेंसीज के अंदर जब भी न्यूज आएगी पूरी मार्केट पे इफेक्ट आएगा। वो न्यूज को रीड करने का, और वो न्यूज कौन कौन सी होती है, क्या क्या होती है, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप इस न्यूज को नहीं समझ पाएंगे तो फिर ट्रेडिंग के दौरान आपको पता नहीं चलेगा कि मार्केट में क्या हो रहा है, आपकी स्ट्रेटजी काम क्यों नहीं कर रही। ये मैं आप लोगों को दे दूंगा, PDF दे दूंगा, लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को फोकस करवा रहा हूँ। देखो कि जो इकोनॉमिक न्यूज होती है, इकोनॉमिक से रिलेटेड कौन कौन सी न्यूज होती है। एक होती है GDP की न्यूज, एक होती है अनएम्प्लॉयमेंट की न्यूज, एक होती है इन्फ्लेशन CPI की न्यूज, और एक होती है रिटेल सेल्स की न्यूज। ये जो चार न्यूज होती हैं किससे रिलेटेड होती हैं? ये इकोनॉमिक से रिलेटेड होती है। अब इसके ऊपर जो भी एनालिसिस या जो भी रिजल्ट्स आते हैं, ये इकोनॉमिक से रिलेटेड होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज होती है ये। GDP की न्यूज, अनएम्प्लॉयमेंट की, इन्फ्लेशन की और रिटेल सेल्स की। फिर एक सेंट्रल बैंक होता है, हर एक कंट्री के अंदर सेंट्रल बैंक होता है। सेंट्रल बैंक भी न्यूज को जो है ना
रिलीज करता है, जिसमें इंटरेस्ट रेट्स, मॉनेटरी पॉलिसीज और इससे रिलेटेड कुछ और अगर न्यूज हो, लेकिन ये दो न्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभार किसी भी कंट्री के अंदर, जैसे कि यूएस करेंसी है, तो इनके मुल्क में भी कभी कभार इलेक्शंस होते होंगे, या उनकी पॉलिसीज, जो उनकी गवर्नमेंट है, उनकी चेंज होती होगी, तो वो जो न्यूज वगैरह आती है उनसे भी मार्केट के ऊपर इफेक्ट आता है। या फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं, जिसमें नेचुरल डिजास्टर होता है, खुदा न खास्ता किसी कंट्री के अंदर वार लग जाती है, जैसे कि अभी यूक्रेन और रूस की वार चल रही थी, और साथ में अभी इसराइल की और दूसरी इस्लामिक कंट्रीज की वार चल रही है। ऐसी अगर किसी और कंट्री के अंदर जिसका फॉरेक्स के अंदर रिलेशन है, उस कंट्री में अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए, तो मार्केट क्रैश हो जाती है, मार्केट अनवांटेड बिहेवियर करती है, प्राइस मूवमेंट खराब हो जाती है, पूरी मार्केट पे फर्क आता है। तो पॉलिटिकल भी इंपॉर्टेंट है, हमें अप टू डेट रहना चाहिए, ओवरऑल हम न्यूज़ सुनना चाहिए, और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जो होते हैं वो दुनिया के अंदर, उनको भी देखना चाहिए। फिर अगर आप शेयर्स की ट्रेडिंग कर रहे हैं, शेयर्स की ट्रेडिंग के अंदर फिर उनकी न्यूज़, कॉर्पोरेट या फिर जो फैक्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, वो जो न्यूज़ शेयर करते हैं, अपने रिपोर्ट्स शेयर करते हैं, वो भी फर्क में आती हैं। तो न्यूज़ असल में ये है, एनएफपी भी आती है ना। एनएफपी वो किसके इससे होती है? अनएम्प्लॉयमेंट के, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर होती है, नॉन फंडिंग पेरोल न्यूज होती है। अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द न्यूज टाइप। ये मैंने आपको बताया, ये चार, ये जो है ना, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ कंट्री, अब जो इकोनॉमिक की मैंने आप लोगों को जैसे यहाँ पर दिखाया कि इकोनॉमिक के अंदर कौन कौन सी न्यूज होती हैं, चार: जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, सीपीआई। तो इनका फर्क क्या आएगा कंट्री के अंदर? इन्फ्लुएंसेस अ कंट्री इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एंड ओवरऑल करेंसी वैल्यू। ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या इन्फ्लुएंस करती है? कंट्री की ओवरऑल इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के ऊपर। और जो सेंट्रल बैंक न्यूज शेयर करता है इंटरेस्ट रेट और मॉनेटरी पॉलिसी का, तो सेंट्रल बैंक्स डायरेक्टली कंट्रोल मॉनेटरी पॉलिसी व्हिच कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन। तो ये भी न्यूज के ऊपर फोकस करना चाहिए, पॉलिटिकल न्यूज या फिर अनएक्सपेक्टेड ये इवेंट, हमने इसके ऊपर डिस्कस कर ली। अब जब पढ़ने की बारी आती है, हाउ टू रीड एंड इंटरप्रेट न्यूज। मार्केट में जब न्यूज आती है, तो सबसे पहले पिछले टाइम न्यूज क्या आई थी। फॉर एग्जाम्पल, सेम न्यूज हर महीने में आती है, तो पिछले टाइम न्यूज क्या आई थी, और फोरकास्टिंग क्या हुई है, और फिर एक्चुअल क्या आएगी। इसके ऊपर अगर मैं आपको दिखाना चाहूं, तो यहां पर देखिए कि यहां पर पीछे जो न्यूज आई थी प्रीवियस टाइम क्या थी, फोरकास्ट। यहां पर दुनिया के बहुत बड़े बड़े एनालिस्ट फोरकास्ट करते हैं कि अब न्यूज क्या आना चाहिए, और एक्चुअल आई क्या न्यूज। अब जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी तो नेगेटिव न्यूज है, या अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगी तो नेगेटिव न्यूज है। किसी भी मुल्क के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने से या घटने से क्या फर्क पड़ता है, बताइए। फिर बढ़ने से नुकसान होता है। इसका मतलब है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट नेगेटिव न्यूज। अनएम्प्लॉयमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, इट मींस दैट इज अ नेगेटिव न्यूज। तो जी। अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो क्या होना चाहिए? गिरना चाहिए। पॉजिटिव में होना चाहिए। मतलब कि अगर पहले यहां पर कोई एक ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट की न्यूज, सीपीआई, सीपीआई की कौन सी न्यूज होती है? इन्फ्लेशन की होती है। इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो फायदा होगा, या इन्फ्लेशन नहीं नहीं तो घटेगी तो फायदा होगा? फिर घटेगी तो फायदा घटेगी। होगा। ओके, मैं यहाँ पर दिस वीक में आता हूँ, और यहाँ पर मैं यूरो यूएसटी या जीबीपी यूएसटी की जीडीपी की न्यूज देखता हूँ। अब देखो, ऐसे वन बाय वन आप लोगों को दिखाता हूँ। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक न्यूज के ऊपर होती है। ये जीडीपी की ग्रोथ होगी तो फायदा है, या जीडीपी गिरेगी तो फायदा होगा?
पॉजिटिव न्यूज होगी। तो बढ़ेगी तो फायदा होगा। अभी देखें पहले क्या थी। 0.7%। तो इन एनालिस्ट ने फोरकास्ट क्या किया था कि 0.6 तक आ सकती है ना। जी। तो 0.6 आती तो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं आता, या तो बढ़ना चाहिए था, लेकिन आ क्या गई, उससे भी कम आ जीरो गई। पॉइंट तो इसका मतलब यहाँ पर रेड लेटर्स आ गए, और रेड लेटर्स का मतलब क्या हुआ कि न्यूज नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। अब देखो करंट अकाउंट क्या है। करंट अकाउंट, करंट अकाउंट ये -13.8, ये डेफिसिट है। ये क्या है, डेफिसिट है। तो एनालिसिस और रिपोर्ट्स के हिसाब से इन्होंने क्या कहा था कि -32 तक, मतलब इससे कम होगा तो सही है, अगर इससे ज्यादा बढ़ेगा तो फिर नेगेटिव न्यूज है। तो क्या -32 से न्यूज ऊपर आई या कम आई, कम आई, 28 आई माइनस में। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव जी। न्यूज हो गई। ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर सीपीआई की है, यूरो की है, यहाँ पर 1 स्टार है, हमें 3 स्टार की न्यूज देखनी है। ये 3 स्टार जर्मन सीपीआई, यहाँ पर ये न्यूज नहीं आई। यूएसडी की चेक करते हैं, सीपीआई की न्यूज। ये देखें, यहाँ पर 2.2 थी ओल्ड न्यूज, फोरकास्ट था 1.8, और क्या आ गया, 1.8 ही आ गया। 1.8। इसका मतलब है कि कोई भी जो है ना नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट नहीं आया। महीने के न्यूट्रल है। महीने के पहले पहले जो जो मंथ होता है ना, उसका पहला फ्राइडे कल है ना, पहला फ्राइडे। जी, कल आएगी एनएफपी की न्यूज। तो इस तरीके से जो सितंबर था, सितंबर का पहला फ्राइडे कौन सा दिन था, ये था 6 तारीख को। इसको अप्लाई करो, 6 तारीख को जो न्यूज आई थी इसकी, एनएफपी की। यह अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है, 4.3 था, 4.2 आया तो नो पॉजिटिव नो नेगेटिव, तो यहाँ पर इतना फर्क नहीं आया अनएम्प्लॉयमेंट रेट का। और यहाँ पर एनएफपी की न्यूज क्यों नहीं है, होनी चाहिए। ये है ना एनएफपी की, नन फार्म पेरोल। अब न्यूज को चेक कीजिए, 89 था तो नेगेटिव न्यूज थी। तो फोरकास्ट क्या हुआ, कितना होना चाहिए, 164 के होनी चाहिए। क्या 164 के, अब देखें कि 89 कम है और 164 ज्यादा है, इसका मतलब कि कम से क्या होनी चाहिए, न्यूज ज्यादा आना चाहिए। तो 164 तक पहुंचा नहीं। नहीं, 142 पे। तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव हुई नेगेटिव हुई, नेगेटिव। या नेगेटिव हुई, और नेगेटिव। यहां से कलर भी आपको बता देता है कि दैट न्यूज इज अ नेगेटिव न्यूज। नेगेटिव। तो अब ये जो ट्रेडिंग होती है न्यूज की, न्यूज की मोस्टली जो हम ट्रेडिंग करते हैं वो फॉरेक्स में करते हैं, क्योंकि फॉरेक्स में प्रॉब्लम क्या होता है, फॉरेक्स में आपको जो प्रॉफिट मिलता है वो किस में मिलता है, टिप्स में। पिप्स में। आपने यहां पर बाय किया, अब जितना ऊपर जाएगा उतना आपको क्या होगा, प्रॉफिट हो। और जितना नीचे आएगा उतना क्या होगा, लॉस होगा। लॉस। आपका अकाउंट झट से माइनस नहीं होगा, और ना ही झट से प्रॉफिट में आएगा, स्लोली स्लोली जितना ऊपर राइज होगी प्राइस प्रॉफिट होगा, और जितना डिक्लाइन होगी उतना लॉस होगा। आपने बाइनरी ऑप्शन में बाय किया, प्राइस यहां पर क्लोज हो या प्राइस यहां पर क्लोज हो, इससे ऊपर क्लोज हो रही है, अगर यहां पर क्लोज हो तब भी उतना ही प्रॉफिट मिलेगा, और अगर यहां पर क्लोज हो तब भी उतने उतना ही ही प्रॉफिट मिलेगा, या इससे भी ऊपर क्लोज हो तब भी प्रॉफिट कितना मिलेगा, उतना ही। कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं पर भी क्लोज हो।
और अगर आपकी बाइंग की से थोड़ा सा भी नीचे प्राइस क्लोज हो गई तो आपको उतना ही नुकसान होगा जितना इस जगह पे क्लोजिंग हो। तो बाइनरी की मार्केट में क्या बड़ी कैंडल बनने से या छोटी कैंडल बनने से कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट जिस प्राइस पे लिया उस प्राइस से थोड़ा सा ऊपर क्लोज होना चाहिए, 1.2 पॉइंट ऊपर क्लोज होना चाहिए। इससे बाइनरी ऑप्शन में बड़ी कैंडल बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये मूवमेंट 1 घंटे की है, ये यहां से लेकर यहां तक की मूवमेंट कितनी की है? एक 1 घंटे की है, और इस मूवमेंट में $10 का प्रॉफिट होता है। और अगर 1 घंटा वेट किया फिर $10 का प्रॉफिट हो गया और न्यूज आ गई एकदम से, 1 मिनट में प्राइस यहां पर पहुंची, तो 1 मिनट में कितना प्रॉफिट अर्न हो गया? $10। तो फॉरेक्स मार्केट में तो प्रॉफिट, जो 1 घंटे का प्रॉफिट था वो 1 मिनट में प्रॉफिट हो गया। तो फायदा सबसे ज्यादा किसको है? फॉरेक्स मार्केट वालों को ट्रेड करने का है न्यूज के अंदर। बाइनरी के अंदर नहीं है। अब क्योंकि बाइनरी के अंदर क्यों मना करता हूं कि अगर एक एनएफपी की न्यूज है, अगर एनएफपी की न्यूज यहां पर फॉर एग्जांपल आती है, प्रीवियस न्यूज आती है, फोरकास्ट न्यूज आती है, देन एक्चुअल आएगी। हमने एनालिसिस किया, अगर हमारी एनालिसिस गलत हो गई तो नुकसान हो जाएगा, बाय करेंगे तो सेल हो जाएगा, मतलब कि एनालिसिस हमारी गलत हो गई। ठीक है। एनएफपी की न्यूज एक महीने में कितनी बार आती है? एक बार। आप 30 डेज में एक दफा न्यूज आएगी, और उसी एक दिन में आपको 6 बजे या 6:30 बजे का टाइम क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा। 1 महीना एक न्यूज के लिए वेट करेंगे, 6:30 बजे तक वेट करेंगे, फिर $1 का ट्रेड करेंगे या $100 का ट्रेड करेंगे? एक ज्यादा ही डॉलर का करेंगे सर। $1 का ट्रेड करने के लिए 1 महीना वेट करेंगे, फिर 6:30 बजे तक इंतजार करेंगे? नहीं। लाजमी कितना ट्रेड करेंगे? फिर ज्यादा का ट्रेड करेंगे, और अगर ये नेगेटिव हो गई तो सारा अमाउंट गया। जी। पॉजिटिव हो गई तो कोई फर्क नहीं आएगा। आप अगर कोई दिन में विदाउट न्यूज भी ट्रेड करो, $100 का ट्रेड करो, तब भी उतना ही प्रॉफिट होगा जो न्यूज के टाइम पे प्रॉफिट होगा। तो 1 महीना पूरा वेट करने की क्या जरूरत है? क्या दिन में कितनी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं? बहुत ज्यादा मिल सकती हैं। तो यस सर। न्यूज पे बाइनरी ऑप्शन में इतना फर्क नहीं है, खामोखा आप रिस्क लेंगे। ठीक है। तो न्यूज पे आपने क्या काम करना है? आपने फॉर एग्जाम्पल 7:30 पे न्यूज आ रही है, आपने ट्रेडिंग 7:15 पे या 7:20 पे ट्रेडिंग को क्या करना है? क्लोज करना है। आपने ट्रेड नहीं करना। देन कब ट्रेड करना है फिर वापस? 7:40 पे आपने स्टार्ट करना है। आपने 20 मिनट का हर स्ट्रांग न्यूज के बाद ब्रेक लेना है। स्ट्रांग न्यूज क्या होता है? जब 3 स्टार की न्यूज आती है। 3 स्टार, 2 स्टार और सिंगल स्टार में क्या फर्क है? 3 स्टार के ऊपर मैं कर्सर रख रहा हूं, यहां पर एक इंफॉर्मेशन आएगी, क्या लिखा हुआ है? हाई वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड। 2 स्टार के बाद क्या है? मॉडरेट वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड। एंड 1 स्टार के ऊपर लो वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड। 1 स्टार और 2 स्टार की न्यूज इतनी इफेक्टेड नहीं होती जो प्राइस के रिएक्शन को या प्राइस एक्शन को डिस्टर्ब करे, लेकिन जो 3 स्टार की न्यूज होती है वो बहुत डिस्टर्ब करती है। अब इसके अंदर एक और भी चीज आप लोग को बताऊं कि जब भी किसी न्यूज को हमें रीच करना होता है कि ये किस चीज की न्यूज है, कौन रिलीज करता है, इसका प्रीवियस डेटा कैसा है, हम इस न्यूज को यहां से जब क्लिक करेंगे तो इसकी पूरी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। देखें, नन फर्म पेरोल मेजर्स द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द प्रीवियस मंथ। पिछले महीने में कितने एम्प्लॉयड हुए, excluding the farming industry. जॉब क्रिएशन इज द foremost indicator फॉर कंज्यूमर स्पेंडिंग। एक बात सोचो जहन जहन पे, अगर एक इंडस्ट्री है, किसी भी चीज की है, जैसे कि लेदर की इंडस्ट्री है, जैसे कि
फूड की इंडस्ट्री है या किसी और कपड़े की इंडस्ट्री है, एम्प्लॉयमेंट मिलने का मतलब क्या होता है? क्योंकि उनकी डिमांड बढ़ रही है, उनको ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए, ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए तो ज्यादा बंदे चाहिए। तो इस बात से पता चलता है कि जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, लोगों को नौकरियां मिलना शुरू हो जाती हैं, इट मींस दैट द चेंज इन द कंज्यूमर परचेजिंग, कंज्यूमर की परचेजिंग बढ़ रही है। अब कंज्यूमर की परचेजिंग कैसे बढ़ती है? जब इन्फ्लेशन नहीं होगी तब बढ़ेगी ना। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होगी तो डिमांड घट जाएगी। हम खुद भी अगर अपने ऊपर फोकस करें कि जब ज्यादा महंगाई होती है तो हम खरीदारी बंद कर देते हैं, और जब खरीदारी बंद करेंगे तो ये इफेक्ट इंडस्ट्रीज के ऊपर पड़ेगा, और इंडस्ट्रीज फिर एम्प्लॉयज को बढ़ाएगी नहीं, वो तो घटाएगी उल्टा। इट मीन्स दैट इफ द एम्प्लॉयमेंट रेशियो इज इंक्रीजिंग, it shows that there is a positive thing. एम्प्लॉयमेंट रेशियो डिक्रीज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली वहां पर इन्फ्लेशन भी इंक्रीज हो रही होगी। तो हर एक चीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो ये जो न्यूज होती है एनएफपी की, ये हर महीने की न्यूज होती है कि हर महीने मतलब पिछले 30 दिन में कितने लोगों को एम्प्लॉय किया गया और कितने लोगों को अनएम्प्लॉय किया गया। अब इसके नीचे अगर देखो कि जॉब क्रिएशन इज द फोरमोस्ट इंडिकेटर कंज्यूमर स्पेंडिंग, देखो कि लिखा हुआ है कंज्यूमर स्पेंडिंग व्हिच अकाउंट्स फॉर द मेजॉरिटी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। A higher than expected reading should be taken a positive bullish for the USD, while a lower than expected reading should be taken as a negative bearish। तो ये अगर आपको न्यूज का मतलब समझ में आ गया और आपको पता चला कि पिछली 6 महीने में क्या न्यूज आ रही थी। अब देखो कि पिछले 6 महीने की बात है, 3 और 3 6 महीने की न्यूज आपको मिल रही है, इससे भी और ज्यादा देखना चाहे मिल सकती है आपको। चेक कीजिए, देखिए अप्रैल के अंदर 315 के रीडिंग थी जो पॉजिटिव थी। फोरकास्ट कितनी थी? 238 तक हो सकती है, लेकिन 238 से क्या हो गई? नीचे आ गई। इससे ऊपर होनी चाहिए थी, फोरकास्ट से ऊपर होनी चाहिए थी, ये एक्सपेक्टेड था। फिर ये 175 अगले महीने में 165 है, क्या होना चाहिए? 182 बढ़ गई, 272 तो पॉजिटिव हो गई। देन 218 आया, तो 191 जो है ना एक्सपेक्टेड था, 206 पॉजिटिव हो गई। अब यहां पर गिर रही है, यहां पर गिर रही है, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट नेक्स्ट टाइम क्या होगा? 142 के प्रीवियस था, 148 के एक्सपेक्टेड है। आपको क्या लग रहा है कि इस बार पॉजिटिव न्यूज आएगी या इस बार नेगेटिव आएगी? आइडिया नहीं लग पा रहा। यहां पर अगर देखें तो ज्यादातर नेगेटिव है, कम दफा पॉजिटिव हुई है। लेकिन इसके 89 और 164 में डिफरेंस ज्यादा था, 179 एंड 176 के अंदर डिफरेंस बहुत कम था, फिर भी नेगेटिव न्यूज आई है। 218 एंड 191 में डिफरेंस ज्यादा है, फिर भी पॉजिटिव न्यूज आई है। 165 एंड 182 में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं था, पॉजिटिव आ गई। अब आपको यहां से रीड करना पड़ेगा आर्टिकल, ये आर्टिकल रिलेटेड होंगे इससे। यहां पर ये सारे आपको एनालिसिस के आर्टिकल्स रीड करने पड़ेंगे। जब रीड करेंगे तो फिर आपको एक अंदाजा होगा कि बढ़नी चाहिए। अब एनालिसिस में एक और चीज आप फोकस करो, जितने भी लोगों ने एनालिसिस किया जिसकी वजह से फोरकास्ट बना, तो जो फोरकास्टर्स हैं वो क्या सोच रहे हैं कि इस वक्त रीडिंग ज्यादा आनी चाहिए कम आनी चाहिए? आप पिछली रीडिंग को देखो, पिछली रीडिंग कम है, और अगर ज्यादा आना चाहिए इसका मतलब है कि फोरकास्टर क्या कहते हैं कि इस बार रीडिंग ज्यादा आनी चाहिए, तो ज्यादा आनी चाहिए। और अगर आपको न्यूज, आपको आर्टिकल्स से पता चलता है कि हाँ न्यूज की रीडिंग ज्यादा आनी चाहिए, तो फिर आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस बार पॉजिटिव न्यूज होगी तो मार्केट ऊपर बढ़ेगी। अब एक एंट्री के लिए क्या आप लोग इतने एनालिसिस करोगे? वैसे तो आपको बहुत सारी एंट्रीज एवरीडे मिल सकती हैं दूसरी स्ट्रेटजी से, ठीक है। तो वैसे आप जब फॉरेक्स मार्केट की ट्रेडिंग करोगे तो आपको तो न्यूज पढ़नी पड़ेगी इस तरीके से जैसे मैंने आपको समझाया। तो ये तरीकेकार होता है। अब जो अपकमिंग न्यूज होती है, आप एक कैलेंडर बनाएंगे कि
दिस वीक जो अभी ये तो खत्म होने वाला है, नेक्स्ट वीक के अंदर आपने एक कैलेंडर बनाना है कि सिंगल स्टार को छोड़ो, डबल स्टार को छोड़ो, ट्रिपल स्टार की न्यूज जो भी होगी वो आपने देखनी है। कब है? वेनसडे के दिन एनजेड की ट्रिपल स्टार की न्यूज है, इसको छोड़ें। यूएसडी या यूरो की या जीबीपी की होनी चाहिए। देखें वेनसडे के दिन किसकी है? 10:30 बजे न्यूज आएगी, ये वाली। कोई ऑक्शन हो रहा है, इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए 3 स्टार न्यूज है। देन 11:30 बजे एफओएमसी मीटिंग मिनट से। अब न्यूज के कुछ टाइप्स होते हैं। किसी पे देखो कि यहाँ पर ये वाला बना हुआ है, किसी पे पी बना हुआ है, किसी पे ये ऐसे रिपोर्ट्स बनी हुई है। मुख्तलिफ किस्म की न्यूज होती है। मैं आप लोगों को नीचे दिखाता हूँ कि यहाँ पर आपको ये मिलेगा। ये देखिए, अगर ऐसा वाला आइकॉन है तो रिट्रीविंग न्यूज है, मतलब कि पहले न्यूज कुछ और आई थी फिर वो रिट्रीव हो गई। ऐसे वाला तो मतलब कोई रिपोर्ट पेश होने वाली है, वो जल्दी में 1 सेकंड में पेश हो जाएगी, यहाँ पर 1 सेकंड में अपडेट आ जाएगी। और अगर ऐसी वाली है तो पहली बार रिलीज है, मतलब अभी न्यूज आई नहीं है लेकिन पहले से ही डेटा रिलीज हो चुका है, तो वो वाला डेटा यहाँ पर मार्केट में एनालिसिस के लिए दे रहे हैं। दूसरा स्पीच होती है ना, ये बड़ी खतरनाक न्यूज होती है। क्यों? क्योंकि स्पीच में पता नहीं चलता कि क्या बोलेंगे, क्या चीज होगी, पॉजिटिव स्पीक होगा या नेगेटिव स्पीक होगा। तो इसलिए फिर हमें ऐसी वाली न्यूज के ऊपर मार्केट अनसर्टेन हो जाती है, अनसर्टेनिटी आ जाती है मार्केट में। मार्केट एक कंसोलिडेशन में आ जाती है, कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता, फिर मार्केट कंसोलिडेशन में इसलिए बनती है। जब भी कंसोलिडेशन में मार्केट आएगी, आपने अगर चेक करो तो पीछे से एक आपको न्यूज का टाइम हुआ होगा और न्यूज की वजह से मार्केट कंसोलिडेट हो जाती है। तो इन चीजों का फोकस करना है, और जो भी पॉजिटिव न्यूज है या फिर नेगेटिव न्यूज है, लेकिन 3 स्टार न्यूज के ऊपर 10 मिनट पहले 10 मिनट बाद में आपने वेट करना है। बाद में फिर ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, अनवांटेड लॉसेस की वजह से ऐसा ना हो आपका अकाउंट जीरो में हो जाए या फिर कम हो जाए। तो बेहतर यही है कि आप ये 20 मिनट हर न्यूज जो 3 स्टार की है उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है? इस पे कोई सवाल है किसी को? देन मैंने आप लोगों को एक माइंडसेट ऑफ अ गुड ट्रेडर की एक पीडीएफ भेजी है, उसको आप सबने रीड करना है। कुछ चीजें मैं आप लोगों को गाइड यहाँ से करता हूँ इसके ऊपर। द माइंडसेट ऑफ अ गुड ट्रेडर। पहला टॉपिक आता है फोकस का। फोकस से मुराद ट्रेडर को क्या करना चाहिए? प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग को फोकस करना चाहिए या आउटकम के ऊपर फोकस करना चाहिए? इन दोनों में कौन से ऑप्शन को आप टिक करेंगे? सर ट्रेडिंग। प्रोसेस हम्म। प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग सर। प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग सर। ओके। बहुत सारे ट्रेडर क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते वक्त अपने हिस्ट्री को या फिर अपने रिजल्ट को लेके बहुत परेशान होते हैं कि मेरा रिजल्ट माइनस में आ रहा है, स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही, या फिर मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ, पता नहीं क्यों मेरा रिजल्ट, मार्केट खराब है जिसकी वजह से मेरा रिजल्ट खराब हो रहा है। तो वो ज्यादातर फोकस करते हैं आउटकम के ऊपर। लेकिन अगर आप आउटकम के ऊपर फोकस करोगे तो कभी भी आप इमोशन से बाहर नहीं निकल पाओगे। आपको हमेशा रिजल्ट क्या भी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, आपको फोकस करना है प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग के ऊपर। प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपकी स्ट्रेटजी कैसी है, क्या प्रूवन स्ट्रेटजी है, क्या सेटअप सही है, क्या राइट स्ट्रेटजी है, ऑन राइट टाइम है, ऑन राइट मार्केट है, तो फिर सही है। फिर भी आपने फोकस करना है प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग को। एंड देन पैशन ऑफ पैशन फॉर ट्रेडिंग। पैशन फॉर ट्रेडिंग क्या होता है कि अ गुड ट्रेडर हैज अ पैशन फॉर ट्रेडिंग एंड वांट टू इंप्रूव एज अ ट्रेडर। ये ट्रेडर हमेशा स्टडी करता रहता है, हमेशा नई चीजों को सीखता रहता है, हमेशा एनालिसिस करता रहता है, हमेशा चैलेंजेस को कबूल करता है। जब दिन का स्टार्ट होता है तो एक चैलेंज
बनाता है कि आज मुझे ये कंप्लीट करना है। अब वो एनालिसिस के हिसाब से हो, लर्निंग के हिसाब से हो, ट्रेडिंग के हिसाब से हो, या फिर मार्केट में रिसर्च के हिसाब से हो, वो एक अपना चैलेंज बनाता है और उसको प्रूव करके दिखाता है और उसको कंप्लीट करता है। ऐसा नहीं कि बस ठीक है करेंगे करेंगे और लेकिन होगा कभी नहीं। ले पैशन मतलब आपका इंटरेस्ट ट्रेडिंग के अंदर कितना है, और गुड ट्रेडर हमेशा अपने चैलेंजेस को कंप्लीट करता है। एंड देन सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए आप जब किसी स्ट्रेटजी आपने बनाई या फिर आपने सीखी, और जब आप उसके सेटअप को ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उस वक्त आपके माइंड में ये बात आ रही है बाय करो, नहीं नहीं सेल करना चाहिए, नहीं नहीं बाय करना चाहिए? क्या माइंड आपका ड्रबल हो रहा है? एक सेटअप के ऊपर बार बार डिसीजन आपके चेंज हो रहे हैं? अगर ऐसा हो रहा है इट मीन्स दैट यू डोंट हैव अ सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपको अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर यकीन नहीं है। तो आपको उस स्ट्रेटजी को रिव्यू करना चाहिए, डिसाइड करना चाहिए। वन टाइम आपने डिसाइड करना है, आइदर बाय और सेल। ऐसा नहीं है कि आप एक डिसीजन को बार बार रिपीट करो, आपका माइंड कंफ्यूज हो जाए। तो ऐसा आपने काम नहीं करना। देन जब आप ट्रेडिंग करते हो, क्या आप अपने ट्रेड को देख पाते हो, या फिर आप मुंह फेर लेते हो या आंखें बंद कर लेते हो कि 1 मिनट के बाद खोलूंगा पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा, या फिर ट्रेड करते वक्त डरते हैं, डरने की वजह से फिर आप मतलब अभी नहीं कर रहा थोड़ी देर के बाद करूंगा, ये होगा वो होगा? अगर ऐसे हो रहा है तो इट मीन्स यू आर नॉट फीलिंग रिलैक्स इन द ट्रेडिंग। आपको कैसे ये फीलिंग रिलैक्स आएगा? अ गुड ट्रेडर फील रिलैक्स व्हेन ओपन और क्लोज हिज ट्रेड्स, ही डू नॉट फील नर्वसनेस और एंजॉयस, जस्ट फॉलो हिज ट्रेडिंग मेथड। आपको मेथड फॉलो करना चाहिए, आउटकम के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब देखें, सबसे पहले क्या होता है, जब हम ट्रेडिंग करते हैं हमारे अंदर एक प्रेशर आता है। ये प्रेशर कब आता है? जब हम ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन अगर ये प्रेशर हर वक्त आपकी ट्रेडिंग में रहे 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 तो ये तब्दील हो जाता है किसमें? स्ट्रेस के अंदर। जो प्रेशर था जब आप ट्रेड के लिए क्लिक कर रहे थे तब आ रहा था, मतलब वो इमोशन फील हो रहा था, डर के, एंजाइयस के, नर्वसनेस के इमोशन फील हो रहे थे। और फिर जब आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे थे तो कुछ भी फील नहीं हो रहा था, फीलिंग रिलैक्स कर रहे थे। इट मींस दैट वाज अ फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज क्या थी? कि अब आप ट्रेडिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे, फिर भी आपको क्या आ रहा है? परेशानी हो रही है, आप फिर भी नर्वस हो। आपका प्रेशर से अब सेकंड स्टेज पे आ गए हो, अब आप स्ट्रेस की तरफ आ गए हो। मतलब जिसको दायमी परेशानी बोलो, कि अब किसी वक्त भी रिलैक्स नहीं है, किसी वक्त भी आराम नहीं आ रहा, ये सेकंड स्टेज में पहुंच गए हो। अब स्ट्रेस के बाद फिर क्या आता है? एंजाइटी। अब ये है कि दिन रात परेशानी भी हो रही है, साथ में डर भी लग रहा है। आप एज ए ह्यूमन कौन से पॉइंट को कंट्रोल कर सकते हो? अभी आप अपने हिसाब से सोचो कि जो कभी कभी परेशानी आ रही है उसको कंट्रोल आप कर सकते हो, या फिर जो हर वक्त अभी परेशानी आ रही है, सिर्फ परेशानी आ रही है, डर वर नहीं लग रहा, उसको कंट्रोल ज्यादा कर सकते हो, या फिर जब डर भी लग रहा है और परेशानी भी हो रही है उसको कंट्रोल कर सकते हो इजीली? कौन सी पॉइंट को ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं? सर सबको भी, लेकिन स्ट्रेटजी काम नहीं करता। स्ट्रेटजी काम करता है, आपका दिमाग काम नहीं करता। ठीक है। यस सर। सर ऐसा मैंने देखो, ऐसे आपको किसी को कहोगे ना कि एक बंदे ने एक काम किया, आपने कोई एक स्ट्रेटजी बनाई, आपके लिए वो काम कर रही है, और जब मैं ट्रेड कर रहा हूँ या कोई और ट्रेड कर रहा है, आपको बोले कि स्ट्रेटजी थर्ड क्लास की है, ये काम नहीं कर रही, इसका रिजल्ट अच्छा नहीं है, आपको बहुत बुरा फील होगा। ठीक है, यस क्योंकि सर आप ये यस। बोलोगे कि मेरे लिए तो काम कर रही है। तो ये बात बोलना छोड़ दो, अपने ऊपर इल्जाम लो कि मैं उस स्ट्रेटजी को सही से ट्रेड नहीं कर पा रहा। स्ट्रेटजी कोई यस भी सर। फेल नहीं होती। मार्केट की ब्यूटी क्या है? एवरी स्ट्रेटजी विदाउट फिल्टर, एवरी, क्या आप आंखें बंद करो सोचो कि दो कैंडल ग्रीन बने तो तीसरी भी ग्रीन बनेगी?
चार कैंडल रेड बने तो पांचवी भी रेड बनेगी, दो रेड बने दो ग्रीन बने अगली बार दो रेड बनेगी। या कुछ भी सोचो, कुछ भी सोचो, वो स्ट्रेटजी मार्केट पे ढूंढो, आपको उसका रिजल्ट 55% आएगा। कोई भी आंखें बंद करके स्ट्रेटजी सोचो, उसका रिजल्ट क्या आएगा? 55। 55% आएगा। आएगा, मतलब के गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं। फिर आप इसके सर। अंदर, एक मिनट मेरी का बात कंप्लीट करने दो। फिर यस उसके सर। बाद आप इसमें ट्रेंड का फिल्टर लगाओ, एसएनआर का फिल्टर लगाओ, और मनी मैनेजमेंट डालो। ये स्ट्रेटजी आपकी 80% हो जाएगी। अब ये अगर आपको ना ट्रेंड समझ में आ ही नहीं रहा कि ट्रेंड होता क्या है, तो ये फिल्टर आपका काम नहीं आएगा। एसएनआर मैं ढूंढ ही नहीं पा रहा, आती ही नहीं है, ये फिल्टर आप ऐड नहीं कर पाओगे। मनी मैनेजमेंट मैंने करनी नहीं है यूज, क्योंकि मैं गैम्बलिंग कर रहा हूं। तो जब ये तीन चीजें नहीं आएंगी तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा? 55 आएगा। और फिर इसमें उल्टा ट्रेडिंग करेंगे, गुस्से की वजह से एक जगह पे चार चार पांच पांच छह छह ट्रेड करेंगे, कोई मनी मैनेजमेंट नहीं होगी तो अकाउंट जीरो होगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही। तो फिर दोबारा आप ऐसी बात नहीं कीजिएगा कि स्ट्रेटजी काम नहीं करती, ये बोलो कि मुझे ट्रेड करने नहीं आ रहा, सीधी बात है। ठीक है ना? यस सर। तो ये बात सर। है सिंपल सी। यस सर। जी। सर मैंने ये ट्रेडिंग पे वेट करना सीखा और सेटअप होने सीखा, लेकिन ये कभी नहीं सोच सके ये सेटअप में इतना कुछ लगाना होता है, हाँ, सब कुछ इसलिए मेरा लगाना होता लॉस है। होता है। देखिए अब यस उसके सर। बाद अभी क्या है कि जो इमोशंस आप लोगों को आ रहे हैं, डर के, लालच के, या फिर जो ट्रेडिंग के अंदर अनवांटेड लॉसेस हो रहे हैं, ये एक एक्सरसाइज है, उससे सही होंगे। अगर वो एक्सरसाइज आप करना चाहो तो। नहीं करोगे तो फिर ये इस तरीके से रहेगा, लगातार रहता रहेगा। या तो फिर आप ट्रेडिंग को छोड़ के जाएगा, या फिर ट्रेडिंग आपको कंगाल कर देगी। देखें, पहला ट्रेड किया, फिर आपने दूसरा ट्रेड किया, बीच में गैप कितना होना चाहिए? कम से कम आपको 5 मिनट का गैप करना है। कम से कम क्या करना है? 5 मिनट के। 5 मिनट्स गैप। इसके अंदर कितना भी अच्छा ट्रेड क्यों ना आ जाए, आपने ट्रेड नहीं करना। भले आपको दिखे कि ये श्योर शॉट है, 100% ये ट्रेड विन होगा, लेकिन आप कौन से कानून को फॉलो कर रहे हो कि पहला ट्रेड किया, अब टाइमर लगा लो कि 5 मिनट तक दूसरा ट्रेड नहीं करूंगा। उस 5 मिनट के बाद जिस वक्त भी अपॉर्चुनिटी आएगी तो फिर मैं दूसरा ट्रेड करूंगा। अब ये दूसरा ट्रेड आपका विन हो या फिर लॉस हो, फिर तीसरा ट्रेड कब करेंगे? 5 मिनट के बाद। 5 मिनट का वेट करना है। इस तरीके से आपने टोटल कितने ट्रेड करने होंगे किसी भी स्ट्रेटजी से? 100 ट्रेड कीजिए। जो एक टर्निंग पॉइंट आता है क्या? आप एक अच्छी मनी मैनेजमेंट यूज कर रहे हो, मैंने आप लोगों को मनी मैनेजमेंट पहली क्लास में सिखाई थी। जब आपके लॉसेस होंगे ना, एकदम से आप मार्टिंगल के ऊपर शिफ्ट हो जाओगे। किसके ऊपर शिफ्ट हो जाओगे एकदम से? मार्टिंगल के ऊपर। ये इमोशनल प्रॉब्लम है। आप किसी भी अच्छी स्ट्रेटजी के ऊपर ट्रेड कर रहे हो, जब उस स्ट्रेटजी में लॉस आना शुरू हो जाएगा, आप एकदम से एसएनआर स्ट्रेटजी के ऊपर शिफ्ट हो जाओगे। उस स्ट्रेटजी को छोड़ के आप अपनी स्ट्रेटजी पे ट्रेड कर रहे हो, आपका दोस्त किसी और स्ट्रेटजी के ऊपर ट्रेड कर रहा है, उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, उससे पूछ के एकदम से दूसरी स्ट्रेटजी के ऊपर शिफ्ट हो जाओगे। ये प्रॉब्लम्स इमोशन के प्रॉब्लम है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस के प्रॉब्लम है। तो तरीकेकार क्या है? आपको हर एक ट्रेड के बाद कितना वेट करना है? 5 मिनट का वेट करना है। ज्यादा ट्रेडिंग करने से जरूरी नहीं है कि आप प्रॉफिट हासिल करोगे। ट्रेडिंग कम हो लेकिन एक्यूरेट हो, उससे प्रॉफिट हासिल होता है। तो जो इमोशन का प्रॉब्लम है उसके लिए सिर्फ ये एक एक्सरसाइज है। ये मैंने एक बहुत बड़े साइकाट्रिस्ट से बहुत डीप में डिस्कस करके उनसे ये फार्मूला मैंने हासिल किया। उन्होंने कहा कि आप अगर कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब कि आप वेट नहीं कर सकते, इट मींस यू आर अनएबल टू कंट्रोल द इमोशन। जब आप अपने यकीन के साथ फास्टिंग करते हो, कितनी भी आपको भूख लगे, प्यास लगे, क्या करना होता है?
वेट करते हो ना उस टाइम का, वेट करना पड़ता है। या फिर फॉर एग्जाम्पल, आपकी तबीयत खराब हो गई है, डॉक्टर ने आपको कोई ऐसी चीज है जो खाने से मना किया, जिसको शुगर हो जाती है, उसको डॉक्टर क्या बोलता है, क्या नहीं खाओ? डायबिटीज हो जाती है ना, उसको डॉक्टर क्या कहता है, शुगर नहीं खाना, मीठा नहीं खाना। क्या वो खाता है? अपने जान के डर से, अपने जान के खौफ से फिर वो खाना बंद कर देता है, बिल्कुल ही नहीं खाता। तो आपने ये लॉसेस से बचने के लिए ये एक्सरसाइज को करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फिर ये प्रॉब्लम्स लगातार रहेंगे। देन ट्रेडिंग के अंदर आपको हमेशा बी स्मार्ट एंड एफिशिएंट होना चाहिए। आप देखो कि आप अगर किसी भी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कर रहे हो तो उसमें टाइम लगेगा। कोई ऐसा सिस्टम बनाओ जो जल्दी में बैक टेस्ट हो जाए, या फिर ऐसे टाइम पे जब आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे उस वक्त उस स्ट्रेटजी की बैक टेस्टिंग करके रख लो, ताकि कल ट्रेडिंग के टाइम के अंदर आपका सारा काम कंप्लीट हो, सिर्फ ट्रेडिंग के वक्त पे उस, जैसे ही लंदन एंड न्यूयॉर्क के टाइम के ऊपर सिर्फ आपको ट्रेडिंग का करने का टाइम मिले। आप पहले से रात में एनालिसिस करके रख लो, टाइम को बचाओ किसी तरीके से। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसी स्ट्रेटजी यूज करो जो प्रूवन है। आप जंप नहीं मारो के पहले आज एक ये पहली स्ट्रेटजी एक कोई ट्रेड की, कल फिर दूसरी की, पर परसों फिर की और की। और 10 ट्रेड करने से पता नहीं चलता कि स्ट्रेटजी अच्छी है या बुरी है। आपको कम से कम एक स्ट्रेटजी को ट्रेड करने के लिए 100 ट्रेड करने पड़ते हैं, फिर आप परसेंटेज निकालते हो कि ये परसेंट कितना परसेंट आपको विन करके देती है, कितना परसेंट आपको लॉस करके देती है। अगर आप एक स्ट्रेटजी को 10 दफा 10 ट्रेड किया, 8 विन किया, आप बोलोगे कि 80% विन हो गया। कैसे 80%? 10 का 8 80%। आप ऐसे बना तो सकते हो फिगर्स के अंदर, लेकिन 100 ट्रेड करने के बाद अगर 80 ट्रेड विन किए उसको हम बोलते हैं। क्योंकि आप इसको अगर फोकस करोगे तो फिर आज ऐसे किया, कल फिर 10 में से 6 विन हुए, फिर क्या 60% हो गई? फिर उसके बाद फिर 10 में से 4 हो गया, क्या फिर 40% हो गई? नहीं। जब 100 ट्रेड की परसेंटेज जो निकलेगी वो ही परसेंटेज होती है, 10 ट्रेड 15 ट्रेड करके परसेंटेज नहीं निकल जाती। देन आप कैसे सोचते हो? देखो मार्केट है, यहां पर सर्टेनिटी या अनसर्टेनिटी के साथ ट्रेडिंग नहीं होती। यहां पर ट्रेडिंग होती है प्रोबेबिलिटीज के साथ होती है। आप जैसा सोचोगे वैसा नहीं होगा तो बुरा लगेगा ना। आप सोचोगे कि मुझे, मेरी मतलब कि ये मेरा यकीन है कि मैं 10 में से 10 ट्रेड विन करूंगा, अगर नहीं कर पाओगे तो फिर बुरा लगेगा। क्योंकि ट्रेडिंग हमेशा प्रोबेबिलिटी के ऊपर होती है। अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है? देखिए, अ गुड ट्रेडर नोज दैट देर आर नो सर्टेनिटीज। सर्टेनिटीज का मतलब कोई भी ऐसा यकीनी सेटअप नहीं होता जिसको हम बोले कि 100% वो काम करेगा मार्केट के अंदर। ऐसा कोई भी सेटअप नहीं होता, ढूंढो भी नहीं मिलेगा, है भी नहीं। आपका काम है कि वर्क इज मैनेज अनसर्टेनिटी, कि अगर ये हर सेटअप 100% नहीं है तो फिर उस जो नहीं है अनसर्टेनिटी है, तो इसको मैं कैसे मैनेज करूं। ये अगर आप यकीन कर लो कि कोई भी स्ट्रेटजी 100% नहीं है, तो फिर वो क्या होगी, 80% होगी, 70 होगी, 55 होगी, 65 होगी। मतलब आपने ये कि आपने इस बात का फैसला ले लिया कि स्ट्रेटजी 100% नहीं है, 80 है, 70 है, 55 है या फिर 65। तो अनसर्टेनिटी को कैसे मैनेज करोगे? मैनेज कैसे करोगे? मनी मैनेजमेंट के साथ मैनेज करोगे। यस। तो कोई भी ट्रेड विन भी हो सकता है, सपोर्ट हो नहीं हो, रिवर्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी होती है। तो वो हम लॉसेस को मनी मैनेजमेंट के साथ रिकवर करें, सिक्योर करें अपने प्रॉफिट को, तो आपको मनी मैनेजमेंट का यूज करना पड़ेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप, क्योंकि जितना आप फॉर एग्जांपल एक इंसान की फितरत है, जब उसका दिल टूटता है कि वो यही एक इमोशनल बात में आता है कि मैंने इसके ऊपर बहुत यकीन किया और जैसा मैंने यकीन किया वैसा ये बंदा नहीं था, इसकी वजह से मुझे बहुत दुख हुआ, मैं बहुत इमोशनल हो गया।
तो आपने वो इतना यकीन करना ही नहीं था। आप ये सोच के करते कि धोखा भी दे सकता है और हो सकता है ना भी दे। अगर दोनों पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी थी, दोनों आउटकम थी, तो आप पहले से ही तैयार होते। धोखा दिया तो मैं क्या करूंगा, और धोखा नहीं दिया तो फिर क्या होगा। तो हर चीज ऐसे सोचो। देन अगर आपके रिजल्ट खराब हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे। आपने गिव अप नहीं करना, अगेन स्टडी करनी है, और अगेन आपने प्रूफ करना है कि आप कर सकते हो। हिम्मत नहीं हारनी। और दूसरी, देखें कि आप लोगों का बैकग्राउंड की अगर मैं पूछूं, कोई ऐसा बंदा हो जिसका बैकग्राउंड फाइनेंस से है, मतलब कि जिसने बीएस भी किया हो, या एमएस किया हो, या फिर एमबीए किया हो। ऐसा कोई बंदा है? नहीं सर, टेक्निकल से है। मतलब कि आप टेक्निकल वाले फाइनेंस में आ गए है ना। या जी फिर यहाँ पर सर मैं कुछ ऐसे भी होंगे जो अभी पहले इंटरमीडिएट में होंगे, अभी उन्होंने बैचलर भी नहीं किया, वो ट्रेडिंग के फील्ड में आ गए, पूरा फाइनेंस के अंदर समझ में आ गए। ये फाइनेंस एक पूरी फील्ड है। उस फील्ड को क्या हम 10 से 12 दिन में समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते। नो सर। तो इसके लिए हमें और ज्यादा मेहनत, एवरीडे मेहनत करनी पड़ेगी। चीजों को समझना पड़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता हम समझ जाएंगे। लेकिन ये तो नहीं कि आपका रिजल्ट एकदम से 10 से 15 दिन में आ जाएगा, ये इम्पॉसिबल नहीं है। हाँ, कुछ गॉड गिफ्टेड होते हैं माइंड्स ऐसे, जो एक दफा बस कोई चीज देख ले, चाहे वो उसकी फील्ड का हो या नहीं हो, बस वो उसके जहन से नहीं निकलता, वो हमेशा उसको याद रखता है, उसको यूज कर पाता है। तो हम अगर इस फील्ड से नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। आप मैनेज रिस्क करेंगे जो मैंने आप लोगों को सिखाई है। हर एक ट्रेड जो ओपन करेंगे उसके हिसाब से मैनेज करेंगे, फिर सही रहेगा। एंड देन आपने जो भी किया, आप उसका एक रिकॉर्ड रखें। जो लॉसेस हुए उन पिक्चर्स को सेव करें, प्रॉफिट हुआ उन पिक्चर्स को सेव करें। एंड ऑफ द डे में उसको बस ऐसे सेव करके नहीं रखे, एंड ऑफ द डे में उसको कैटेगराइज करें। मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड लिया, उसका लॉस है तो फिर उस फोल्डर में उसको रखें। ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड किया, उसका लॉस है तो उस ब्रेकआउट वाले फोल्डर में रखें। ऐसे आप फोल्डर्स बनाएं और उसमें अपना रिकॉर्ड जमा करते जाएं। एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द वीक आपने सारी पिक्चर्स को एनालाइज करना है, कहाँ गलती है, कौन कौन सी गलती है, आपको कैसे उसको दुरुस्त करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन नेवर स्टॉप लर्निंग अगेन। आपने हमेशा पढ़ते रहना है। ये नहीं है कि अब बस सब कुछ खत्म, हर बार यहाँ पर सिर्फ और कुछ नहीं पढ़ना, नहीं, आपको पढ़ते रहना है। देन ट्रेडिंग विजडम यह कहती है कि रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। इसका मतलब यही है कि जो आपको नहीं आता ना, रिस्क उससे आती है। मतलब कि कोई भी लैक ऑफ नॉलेज, जो या लैक ऑफ नॉलेज ही कह सकते हैं कि कोई ऐसे एक ऐसा कॉन्सेप्ट आपका मिसिंग है ट्रेडिंग के अंदर जो आपको नहीं आता, वो रिस्क क्रिएट कर सकता है। आप क्या कर रहे हो उससे रिस्क नहीं आती। तो इसका मतलब है सीखना है, आपने जितना हो सके सीखना है। किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकता है। सर एक क्वेश्चन था सर। जी। सर ये थोड़ा पर्सनल था आपके लिए। आप कहाँ से नॉलेज लेते हैं? मैं नॉलेज कहाँ से लेता हूँ? मैं भी आप लोगों की तरह ट्रेडर हूँ, लेकिन मेरा जो बैकग्राउंड है वो फाइनेंस से है। मैं नहीं तो सर, मेरा ट्रेडिंग के लिए नए कॉन्सेप्ट। मैं खुद ही चार्ट्स को देखता हूँ, क्योंकि मैं जितना भी ये थ्योरेटिकल वर्क है ये मैं अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ के आया हूँ। क्योंकि मैंने एमबीए फाइनेंस किया हुआ है, और फिर मैं 8 से 9 साल तक रियल स्टॉक मार्केट में फिजिकल बेच के वहां पर काम किया है। तो वहां से ये चीजें मैंने अपनी आंखों से देखी, और खुद से मैंने वहां पर की है ये सब कुछ। और फिर ये जो रिपीटेशन है, सेम चीजों को मैं एक दफा नहीं 1,000 दफा पढ़ा चुका हूँ। रिपीटेशन हो गई है। इससे फायदा होता है। आप लोग जो सीखते हो दूसरों को सिखाओ, एक दूसरे को सिखाओ, ऑटोमेटिकली आपके माइंड में चीजें आ जाएंगी। और प्रैक्टिस तो एक्सपीरियंस सर, से चीजें आती हैं। हम लोग सर कहाँ आपने से सीखें, मतलब नॉलेज के लिए आगे? क्या करें? मतलब कुछ और भी सीखना चाहते हैं तो कहाँ से नॉलेज लें?
नॉलेज देखो कि आप सबकी वीडियोस देखो, ऐसा नहीं है कि आप मैं किसी की वीडियोस देखने से मना कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियोस के अंदर से आपको नॉलेज मिलेगी डेफिनेटली। आप सबकी वीडियोस जी। देखें, आप उसमें से अच्छा देखो कि हम सबकी बातें सुनते हैं, उसमें से कौन सी बातें पिक करते हैं जो अच्छी होती हैं या बुरी होती हैं। अच्छी होती है जो हमारे अच्छी होती है। हमारे मतलब की जो बात होगी हम उसको पिक करेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। छोड़ ऐसे देंगे। आप किसी का भी वीडियो देखो, उस ये नहीं देखो कि उसकी लेवल क्या है, ये नहीं देखो कि वो सही कर रहा है गलत कर रहा है, शो ऑफ कर रहा है क्या कर रहा है, कुछ भी। आप उसकी वीडियो से देखो कि कौन सी दो से तीन बातें अच्छी थी जो मेरे लिए बहुत फायदेमंद हो सकती हैं, वो बातें नोट करो, बाकी को छोड़ दो। तनकीद नहीं करो किसी के ऊपर। ऐसे आप देखते रहो, रोज एक दो तीन वीडियोस देखते रहो, उसमें से जो अच्छी बातें हैं वो लिखते जाओ, आपके पास नॉलेज जमा होती जाएगी। और उसके बाद आज अगर देखो कि इंटरनेट के ऊपर आप कोई भी नाम लिखो, उसका टॉपिक पूरा, उसके थाउजेंड्स ऑफ रेफरेंसेस आ जाते हैं। वो रेफरेंसेस पढ़ो, जी जो सर। आपको ठीक लग रहा है आप उससे करें, लेकिन ये नहीं, एक चीज नहीं करनी, वो क्या, कि कोई आप बंदे से जो है ना, कि तुम कौन सी स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हो, वो स्ट्रेटजी मुझे बताओ, मैं उसके ऊपर ट्रेड करूं। आप क्योंकि नीडफुल हो, तो आप उसकी बात पे यकीन कर लोगे जो भी वो देगा आपको। लेकिन उस बंदे पे डिपेंड करता है कि उसने आपको सही गाइड किया या गलत किया। ठीक है। तो बहुत सारे जी। लोगों की ये होती है आदत कि वो चीजों को छुपाते हैं और अपनी चीजें किसी को दूसरों को शेयर नहीं करते, किसी किसी की आदत होती है, और बहुत सारे लोग शेयर करते हैं, वो कहते हैं कि भाई हर एक का अपना नसीब है, हर कोई अपने तरीके से हासिल करेगा। मैं अगर किसी को कुछ बताऊंगा कि मेरा कोई नुकसान थोड़ी होगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जी। मुझे अगर आ गया है तो मैं किसी और को नहीं बताऊं, बताऊंगा तो फिर पता नहीं उसका क्या जहन होता है। तो आप लोगों ने बस ढूंढना है, जो अच्छा लगे उसको सेव करते जाओ, उसको लिखते जाओ, और अपने सेटअप्स के अंदर उसको ऐड करते जाओ। सिंपल है। जी सर। सर। जी ब्रदर। सर अपने कौन आपकी से आवाज कट साल रही है। से ये फॉरेक्स और बाइनरी? मैंने सर फॉरेक्स और बाइनरी को 2015 से स्टार्ट किया है, और मैंने 2011 से मैंने वैसे स्टॉक मार्केट में काम करना शुरू किया था। सर और एक बात है कि हम लोग क्या एक